हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए क्लास कर रहे थे। तो हमारा ये है थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। अगर आप इस बैच में बने रहते हो दोस्तों, तो आपका काफ़ी अच्छे से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका एमसीक्यू भी अच्छे से हो जाएगा। ये हमारा क्लास नंबर 17 है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, इस चीज़ को समझिए। दोस्तों, मैंने आपको यूनिट 1 में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कमिटी एंड कमीशन, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी आपका पुस्तकालय अधिनियम, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनिट 1 करवा दिया और साथ में इसका टॉप 500 क्वेश्चन भी करवा दिया है, तो आप उसको भी देख लेना। फिर देखो दोस्तों, मैंने आपका स्टार्ट किया था यूनिट 2। यूनिट 2 में मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बताया कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद मैंने आपको मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बताया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया विषय कैसे बनता है, विषय के कितने प्रकार होते हैं। फिर मैंने आपको बताया मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो विषय निर्माण का पद्धति है, उस पद्धति में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कितने सब्जेक्ट को ऐड किया था, याद है? 4 को ऐड किया था, फिर 2 को ऐड किया था, फिर आपके ए नील मैग्नन ने कितना किया था। तो वो सारे को मैंने काफ़ी अच्छे से करवा दिया। यानी आपका जो पहला चैप्टर है, ये क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। अब आप पहले चैप्टर का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो किसी भी बुक से, जैसे कि अमित किशोर सर की बुक से आप लोग लगा लेना। अब दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज नया चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन स्कीम। ये मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारा टॉपिक क्या है? मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज स्कीम। तो आपको जैसे कि पता है, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के लाता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोग को लिख लिख के पढ़ाता हूं। देखो, ये आपका नोट्स आज बन के तैयार होके आ चुका है। देख रहे हो कितने अच्छे से बनाया गया है। तो आपका नोट्स बनके तैयार है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप क्या करना, मैसेज कर देना 9430851094 पे। आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा 169 में। इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा? इसके साथ साथ आपको ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप में हम लोग डेली क्या करते हैं, क्लास करते हैं। उसमें हम लोग 12,000 MCQ क्वेश्चन का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। रात में आपका 10 बजे ये जो अभी यूट्यूब पे क्लास होता है, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो जाता है तो उसका भी यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। साथ में लाइब्रेरी साइंस का कोई भी बुक चाहिए तो वो बुक अगर वो नेट पे अवेलेबल है तो आपको क्या हो जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, और आपको क्विज ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप में आपको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे पढ़ो, रिवाइज करो और टेस्ट दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा प्रमोशन, क्योंकि ये भी जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, सबसे जो आपका सबसे पहले बात आता है मैपिंग द यूनिवर्स में, आखिर ये यूनिट जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो देखो, लिखो, हेडिंग डालो। इस चैप्टर का हमारा नाम है ज्ञान जगत का चित्रण। क्या नाम है हमारा इस चैप्टर का नाम है ज्ञान जगत का चित्रण। ठीक है, हिंदी का ग्रामेटिकल मिस्टेक आप लोग मत ढूंढना, क्योंकि हमारे नोट्स में सब कुछ सही लिखा हुआ है। देखो, ज्ञान जगत का चित्रण का बात करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, आप क्लास के लास्ट तक बने रहो। आपको प्यार हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट से, बस मुझे समझाने दो, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। देखो दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो हमारा क्या है, यूनिट 2। दूसरा चैप्टर जो हमारा ये है ज्ञान जगत का चित्रण, और इसको हम लोग बोल देते हैं मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इंग्लिश में। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा विषय जगत है उसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का रेखांकन करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, विषय जगत, यानी इस चैप्टर में हम लोग जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और उस क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट चित्रण करते हैं। समझ में आया आपको दोस्तों? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आखिर चित्रण करने का जरूरत क्यों पड़ा, हम लोगों को मैपिंग करने का जरूरत क्यों पड़ा। इसलिए दोस्तों देखो, जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका प्यारा बिहार है। इस प्यारे बिहार में मान लो यहाँ पे है आपका पटना, यहाँ पे क्या है आपका पटना, यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका पटना। ठीक है, पटना है आपका। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका मान लो सुपौल, यहाँ पे आपका क्या है, सुपौल। यहाँ पे क्या है आपका पूर्णिया, यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका पूर्णिया। यहाँ पे आपका क्या है, मान लो कटिहार। ठीक है, इधर क्या है आपका, यहाँ पे मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा। और ये बीच में कौन सी नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। ठीक है, और मान लो ये पटना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पटना कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और इधर देखो क्या क्या है, इधर है आपका नालंदा। ठीक है, नालंदा बक्सर। ठीक है, नालंदा बक्सर। ठीक है, फिर आपका मान लो बाढ़, ये सब इस साइड है।
तो हमने क्या किया, हमने एक बाउंड्री बनाया। हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक बाउंड्री बनाया। बाउंड्री किसका बनाया दोस्तों, तो बिहार का बाउंड्री बनाया। इस बाउंड्री को बनाने से हम लोग को ये फायदा हुआ, अगर मैं पूछूं कि बताओ जो आपका सुपौल है वो गंगा नदी के इस पार है या उस पार है, तो आप बोलोगे गंगा नदी के उस पार है। मैं पूछूं बक्सर किधर है, तो आप बोलोगे गंगा नदी के इस पार है। ठीक है, हमने क्या किया, बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गंगा के इस पार, गंगा के उस पार। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हमने इसलिए किया ताकि हम लोगों को क्या हो, आसानी हो। अगर हमको ये कोई भी पूछ दे कि बताओ कटिहार गंगा किस पार है या उस पार है, तो हमने पहले से मैपिंग कर रखा है, इस वजह से हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा। इसका बेहतरीन ढंग से और एग्जांपल समझो। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, पटना, ये क्या है आपका पटना, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बैंगलोर, ये क्या है आपका दोस्तों बैंगलोर, ये क्या है आपका दिल्ली, ये क्या है आपका दिल्ली, ये क्या है आपका, तो ये है मान के चलो आपका कानपुर, और ये क्या है आपको, ये मान लो आपका है प्रयागराज, ये क्या है आपको प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे ये आप हो। दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छे से रिलेट करूँगा, चीज़ों को समझो। तो दोस्तों अगर हम लोग मैपिंग ना करें, अगर हम लोग रेखाकरण ना करें, तो अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को जाना है पटना से प्रयागराज, किसी व्यक्ति को जाना है पटना से प्रयागराज, अगर उसको रास्ता ही ना पता हो, अगर उसने मैप ही नहीं किया हो, अगर उसने रेखाकरण नहीं किया हो, अगर मैप ही ना हो, तो वो पटना से प्रयागराज कैसे जाएगा। हो सकता है उसको जाना हो प्रयागराज, पहुंच गया दिल्ली, हो सकता है उसको पटना से जाना हो प्रयागराज, ये शॉर्टकट रास्ता था, ये शॉर्टकट रोड था, लेकिन वो पटना से प्रयागराज जाने के लिए क्या किया, पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर बैंगलोर चल गया, फिर बैंगलोर से फिर पटना आ गया, फिर पटना से कानपुर आ गया, और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। ये तो हो सकता है ना, अगर आपको रास्ता ना पता हो, अगर आपको मैपिंग ना पता हो, अगर गूगल मैप आपको रास्ता ना बताए, तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन हमने क्या किया, हमने मैपिंग कर दिया। हमने क्या किया, मैपिंग कर दिया। आखिर गूगल में जो भी डेटा है, आप पटना से डालते हो, पटना से हमको जाना है दिल्ली, तो गूगल आपको रास्ता बता देता है। तो आखिर उसका सर्वे तो कभी हुआ होगा ना, उसके लिए किसी ने भी पद्धति, कोई मेथड तो तैयार किया होगा ना, जिससे आज आपको पता चल जाता है कि मान लो अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है, मान लो आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो आपको क्या क्या पता चल जाता है। आपको पता चलता है कितना किलोमीटर है, मान लो पटना से दिल्ली आपका 1000 किलोमीटर, तो आपको पता चल जाएगा कितना किलोमीटर है, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा, आपको भी पता चल जाएगा इसके बीच में, पटना से दिल्ली के बीच में कितना फ्यूल पंप है, यानी कितना पेट्रोल पंप है, आपको ये बात भी पता चल जाएगा इसके बीच में कितना रेस्टोरेंट है, आपको हर एक डेटा पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा कितना टोल प्लाजा है। तो आखिर किसी ने मैपिंग किया होगा, आखिर किसी ने सर्वे किया होगा, और सर्वे करके उन्होंने सब कुछ डाल दिया, तो आज हम लोग को इतना आसानी से सब कुछ पता चल जाता है। तो इसी का मतलब होता है रेखांकन, यानी मैपिंग करना। मैपिंग आप लोग इसीलिए करते हो ताकि आपका कोई भी चीज हो उसको आप लोग क्या करो, एक व्यवस्था में ढाल दो। तो इतना बात मैंने आपको मैपिंग के लिए बताया। अब आइए हम लोग काफी अच्छे से अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है ज्ञान जगत का चित्रण, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों मैपिंग करने का हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, मैपिंग यानी हम लोगों को रेखांकन करने का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे जो भी हमारा विषय होता है, जो भी हमारा विषय होता है, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, डीप रिसर्च कर सकते हैं, उसको गहनता से उसके बारे में और उसके तह तक जा सकते हैं। उस विषय का हम लोग और क्या कर सकते हैं, उस विषय का हम लोग और विस्तार कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम लोग उस विषय के बारे में ये जान सकते हैं कि ये जो विषय है, ये जो विषय है, इसका सीमा क्या होगा, इसका बाउंड्री क्या होगा, इसका सीमा क्या होगा, इसका बाउंड्री क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसका फ़ायदा कि जो आप लोग मैपिंग करते हैं, यानी विषय जगत का जो हम लोग मैपिंग करते हैं, रेखांकन करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसको फ़ायदा हम लोग बता रहे हैं। ये हमारे विषय को क्रम व्यवस्था में सजाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम लोग रेखांकन करते हैं, चित्रांकन करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो हम लोग को ये हेल्प मिलता है दोस्तों कि हम लोग अपने विषय को क्या करें, किस टाइप से सजा सकते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं है ना, मान लो फिजिक्स है, बायो है, मान लो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री है, यहीं पे आपका सोशल साइंस है, यहीं पे आपका क्या है, हिस्ट्री है, यहीं पे आपका क्या है, मान लो म्यूजिक है, यहीं पे आपका लाइब्रेरी साइंस है। तो अगर हमारे पास रेखांकन नहीं है, हमारे पास चित्रांकन नहीं है, हमारे पास वर्गीकरण पद्धति नहीं है, तो हम इन सब को कहाँ पर रखेंगे, हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पद्धति है तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, आओ भाई तुम तीनों एक साथ आओ,
तो हमने क्या किया है, हमने पहले से बांट रखा है कि विज्ञान जगत का कोई भी आएगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपका जो रेखांकन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है एक सहायक क्रम में व्यवस्थापन को मेंटेन करने में। दूसरा, इसमें अगर आप रेखांकन करते हो या आप चित्रांकन करते हो तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर सकते हो कि जो भी आपका लाइब्रेरी है उसमें आप डीडीसी क्लासिफिकेशन यूज करोगे, यूडीसी क्लासिफिकेशन यूज करोगे, आपका कोलोन क्लासिफिकेशन यूज करोगे, कटर क्लासिफिकेशन यूज करोगे, ठीक है, या इम्यूनल कांत क्लासिफिकेशन यूज करोगे। कौन सा वर्गीकरण पद्धति आप यूज करोगे अपने पुस्तकालय में, ये भी हम लोग को रेखांकन या चित्रांकन से पता चलता है। पुस्तकालय हेतु कौन सा पद्धति, कौन सा वर्गीकरण अच्छा होगा, ये भी आपको रेखांकन और चित्रांकन से ही पता चलता है। मैं अभी आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। आखिर हम लोग चित्रांकन क्यों करते हैं, हम लोग मैपिंग क्यों करते हैं, आखिर मैपिंग का हम लोग को ज्ञान जगत में ज़रूरत क्यों पड़ा, रेखांकन का क्यों ज़रूरत हुआ, इस चीज़ को समझिए। जिस दिन दोस्तों आप क्यों समझ गए, आप हर एक चीज़ का आंसर दे सकते हो। जो आपका वर्गीकरण होता है, जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि अगर हमारे मेथड में, अगर हमारे पद्धति में कोई भी तरह का कमी है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर हमारे वर्गीकरण पद्धति में कोई भी तरह का कमी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। हम लोग पुस्तकालय हेतु एक अच्छा वर्गीकरण पद्धति चुन सकते हैं। समझ में आया? जो आपका रेखांकन होता है दोस्तों, जो आपका चित्रांकन होता है या जो आपका मैपिंग होता है, ये आपको क्या करता है, एक अच्छा वर्गीकरण, एक अच्छा क्लासिफिकेशन चूज करने में आपको मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन, हमारे पास वर्गीकरण तो बहुत तरह का है, डीडीसी है, कोलोन क्लासिफिकेशन है, यूडीसी है, ठीक है, कांत क्लासिफिकेशन है, बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है। हम कौन सा क्लासिफिकेशन, हम कौन सा वर्गीकरण यूज करेंगे, ये भी हमको कौन बताता है, तो ये भी हमको रेखांकन और चित्रांकन ही बताता है। समझ में आया? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पुस्तकों को सहायक अनुक्रम में रखने से उनका प्रयोग पहले की तुलना में ज़्यादा होगा। अगर हम लोग उसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दें तो लोग जो है उसका क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। इतना बात आपको समझ में आया? आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपका ज्ञान है वो क्या है, ऑलवेज ग्लो कर रहा है, ऑलवेज क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नॉलेज ऑलवेज रिमेन्स ग्रोइंग। नॉलेज क्या है, जो आपका ज्ञान है वो सदैव बढ़ता रहेगा, सदैव उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होते रहेगा। जो आपका नया सब्जेक्ट है, जो आपका विषय जगत है, वो हमेशा ही बढ़ता जाएगा। जितने भी आपके पुराने विषय हैं उससे हमेशा कोई ना कोई नया सब्जेक्ट क्या होता जाएगा, बनते ही जाएगा। और इन सब को प्रॉपर एक अरेंजमेंट में रखने के लिए हम लोगों को ज्ञान जगत का चित्रांकन करना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में समराइज करता हूँ, जो आपका ज्ञान जगत है वो क्या है, जो आपका ज्ञान जगत है वो हमेशा ग्रो करते रहेगा। ज्ञान जगत जो है हमारा क्या है, वर्गनशील है। जो आपका ज्ञान जगत है वो हमेशा चेंज होते ही रहेगा, यानी जो हमारा ज्ञान जगत है वो क्या है, परिवर्तनशील है, यानी हमारा जो ज्ञान जगत है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहेगा। नया सब्जेक्ट पुराने सब्जेक्ट से बनता ही रहेगा, ठीक है। और इन सबको एक प्रॉपर व्यवस्थाकरण में रखने के लिए हम लोग को क्या होता है, ज्ञान जगत का चित्रांकन करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चित्रांकन है या रेखांकन है, यानी जो हमारा मैपिंग है, हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग 3 पढ़ेंगे। हम लोग जो रेखांकन पढ़ने वाले हैं वो हम लोग 3 रेखांकन पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कोलोन क्लासिफिकेशन। कौन सा पढ़ेंगे, कोलोन क्लासिफिकेशन। जो हम लोग रेखांकन किए उसमें जो आपका वर्गीकरण पद्धति आ गया वो कौन आ गया, पहला आपका कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन क्या है, एक वर्गीकरण है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, डीडीसी पढ़ेंगे। डीडीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है, डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो आपका तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग यूडीसी। यूडीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आपको पूछेगा डीडीसी किसने दिया बताइए, तो आप बोल दोगे जो आपका डीडीसी मैंने पहले पूछा कोलोन क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप लोग बोल देना डॉक्टर एसआर रंगनाथन। कोलोन क्लासिफिकेशन किसने दिया दोस्तों, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन, ठीक है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन। जो इसका मेन क्लास होता है दोस्तों, जो इसका मेन क्लास होता है उसको हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं। जो आपका डीडीसी होता है इसको हम लोग बोलते हैं डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। और इसको दोस्तों किसने दिया था, तो मेलविल डुवे ने दिया था। किसने दिया था, मेलविल डुवे ने ही इसको दिया था।
ठीक है। और इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेकाटॉमी का यूज़ करते हैं। कौन से पद्धति का यूज़ करते हैं, डेकाटॉमी का यूज़ करते हैं। जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, ये 000 से स्टार्ट होता है और आपका 999 तक जाके खत्म हो जाता है। आप लोग यूडीसी के बारे में बताओ, तो यूडीसी कौन देता है बताइए, तो यूडीसी देता है आपका पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टमैन। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टमैन, ये कौन देती हैं, ये आपको यूडीसी देती हैं। और यूडीसी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, जिसमें चौथा नंबर जो रहता है ये वैकेंट रहता है। ये बहुत बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आप समझे। मैंने आपको बताया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विषय जगत का वर्गीकरण। मैंने आपको बता दिया विषय जगत का वर्गीकरण क्यों करते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण करते हैं, रेखांकन करते हैं, तो हम लोग कौन कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया कोलोन क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया डीडीसी, तीसरा हो गया आपका यूडीसी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं और हमारा कोलोन क्लासिफिकेशन का शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैपिंग इन कोलोन क्लासिफिकेशन। आई होप आपको काफ़ी मजा आएगा। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पे सब कुछ लिख के लाया हूँ, लेकिन मैं पेज ऐड करके एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। तो ना हिंदी वालों को डरना है ना इंग्लिश वालों को डरना है। तो आइए हेडिंग डालिए हमारे साथ साथ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी आप शुभारंभ कर रहे हो आज से कोलोन क्लासिफिकेशन। तो पढ़ने में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और वीडियो में बताना कि आपको ये कोलोन क्लासिफिकेशन समझ में आया या नहीं आया। तो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैपिंग इन कोलोन क्लासिफिकेशन। दोस्तों देखिए, जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है, जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन होता है, ये जो सीसी होता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे सीसी क्या मतलब होता है भाई इस सीसी का। इस सीसी का मतलब होता है दोस्तों कोलोन क्लासिफिकेशन। इस सीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है, कोलोन क्लासिफिकेशन, यानी कोलोन वर्गीकरण। हिंदी वालों डरना नहीं है। कोलोन क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कोलोन क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है कोलोन वर्गीकरण। कोलोन वर्गीकरण। सवाल आता है कि इस कोलोन क्लासिफिकेशन को कब बनाया गया, यानी इसका हमने निर्माण कब करवाया। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इस कोलोन क्लासिफिकेशन को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1933 में क्या किया था, बनाया था। कोलोन क्लासिफिकेशन को कब बनाया था, तो निर्माण जो है इसका 1933 में हो गया था। आपको याद रखना है, ये जो कोलोन क्लासिफिकेशन जब आया था, तो टोटल इसके कितने संस्करण अभी तक आ चुके हैं। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है इसका टोटल अभी तक 7 संस्करण आ चुका है। जो हमारा कोलोन क्लासिफिकेशन है उसका अभी तक कितना संस्करण आया है, तो इसका टोटल अभी तक 7 एडिशन आया है। कितना एडिशन आया, टोटल 7 एडिशन आया है। क्या आप बता सकते हो कि पहला एडिशन कब आया था। आप लोग बोलोगे हाँ सर, जो हमारा पहला एडिशन है ये आया था 1933 में। मैं पूछूंगा बताओ दूसरा एडिशन कब आया था, तो आप लोग बोल दोगे 1939 में कोलोन क्लासिफिकेशन का दूसरा एडिशन आया था। जो आपका तीसरा एडिशन है दोस्तों, ये कब आया था, तो ये आया था 1950 में। कब आया था, 1950 में। और ये तीनों मिलके क्या करता है दोस्तों, एक ग्रुप बना लेता है। मान लेते हैं इस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, इस ग्रुप को हमने ऐसे याद करने के लिए नाम दे दिया ए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, ठीक है। और अगर हम लोग इसके इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इस 3 के ग्रुप को, तो रिजिडली फेसेटेड, ठीक है। जो हमारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन बनाया था 1933 में बनाया था। इसका टोटल 7 संस्करण आया, जिसमें जो आपका पहला आया 1933 में, दूसरा आया 1939 में, और तीसरा कब आया, 1950 में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जो आपका पहला 3 संस्करण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। पूछेगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिजिडली फेसेटेड। समझ में आया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो आपका वर्गीकरण के लिए पद्धति देते हैं, वो कितना आया था, जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन उसका कितना संस्करण आया था, तो टोटल 7 आया था। कब ये बना था, पहली बार 1933 में, ठीक है। इसका टोटल कितना संस्करण आया, 7 आया। पहला कब आया, 1933, दूसरा कब आया, 1939, तीसरा कब आया, 1950 में। और इन तीनों को मिलके एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं रिजिडली फेसेटेड। अब आगे दोस्तों, जो आपका चौथा संस्करण आता है ये कब आता है, 1952 में। जो आपका चौथा संस्करण
आता है, ये कब आता है 1952 में। क्या सर मुझे सब याद करना है? नहीं याद करना, रुको तो, धैर्य रखो, बता रहा हूँ। जो आपका फोर्थ होता है ये कब आता है आपका 1952 में। जो आपका पांचवा होता है दोस्तों ये कब आता है 1957 में। जो आपका छठा संस्करण होता है ये कब आता है आपका 1960 में। और ध्यान रहे दोस्तों, जो आपका छठा संस्करण है ये दोबारा से रीप्रिंट होके भी आता है, और कब आता है तो 1963 में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले कितने लोगों का ग्रुप बनाया, 3 लोगों का। कौन कौन सा, 1933, 1939, 1950। अब जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप को मान लो हमने नाम दे दिया बी, और ये ग्रुप कितने लोगों का होगा, 4 लोगों का होगा। इस ग्रुप का शुरुआत 1952 से, खत्म कब 1963। तो चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960, और रीप्रिंट कब हुआ 1963 में। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड। ठीक है, अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक। क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, लगभग मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो कोलियन क्लासिफिकेशन दिया था उसका जो हमने बोला कि टोटल 7 संस्करण आया था, जिसमें पहला आया था 1933, दूसरा आया था 1939, तीसरा आया था 1950, चौथा आया था 1952, पांचवा आया था 1957, छठा आया था 1960। अब हम लोग का एक लास्ट बच गया 7th संस्करण। 7th संस्करण कब आया था दोस्तों कोलियन क्लासिफिकेशन का, तो ये आया था आपका 1987 में। कब आया था दोस्तों 1987 में। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं प्योरली फ्रीली, प्योरली फ्रीली। ठीक है, प्योरली फेयरली फेस्टेड, प्योरली फ्रीली फेस्टेड। और अगर हम लोग हिंदी में बात करें इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। आपके नोट्स में एक एक चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से नोट्स मत बनाना क्योंकि मेरा ग्रामर हिंदी का थोड़ा गलत है। ठीक है, तो देखो कोलियन क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करवाता हूँ। कोलियन क्लासिफिकेशन कब आया, आप बोल दोगे कोलियन क्लासिफिकेशन 1933 में आया। किसने बनाया, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने आपके कोलियन क्लासिफिकेशन का निर्माण किया। कितना इसका अभी तक टोटल संस्करण आ चुका है, 7 आ चुका है। पहला संस्करण कब आया 1933, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, मेरे साथ साथ बोलो 1957, छठा 1960, आपका छठा दोबारा से रीप्रिंट 1963, और लास्ट संस्करण कब आया दोस्तों 1987 में। जो पहला 3 ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक यानी रिजिडली फेसिड। आपसे पूछेगा कोलियन क्लासिफिकेशन का जो पहला 3 एडिशन है, पहला दूसरा तीसरा, यानी 1933 से लेकर 1950 तक का जो एडिशन था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रिजिडली फेसिड बोलते हैं, यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक बोलते हैं। आपसे पूछेगा जो आपका चौथा पांचवा छठा क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लगभग मुक्त पक्षात्मक बोलते हैं। और पूछेगा जो आखिरी है यानी 7th नंबर वाला है उसको कब आया था 1987 में, और इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली फेसिड यानी पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो मैं आपको और चीज बताता हूँ, ये जो आपका कोलियन क्लासिफिकेशन है अभी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगाऊंगा। जो आपका ये कोलियन क्लासिफिकेशन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका कोलियन क्लासिफिकेशन बनाया गया इसमें कौन सा मेथड का यूज किया गया, कौन सा मेथड का यूज किया जाएगा, तो इसको इंग्लिश में याद कर लेना दोस्तों, इसको इंग्लिश में याद कर लेना। इसको बोलते हैं एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड। एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड से ही आपका क्या हुआ, कोलियन क्लासिफिकेशन को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको याद कर लेना, हिंदी वालों तुमसे भी बोल रहा हूं। जो आपका कोलियन क्लासिफिकेशन होता है इसको हमने एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड से बनाया। और इसका जो भी 3 संस्करण था, इसका जो भी टोटल 7 संस्करण आया था, उस 7 एडिशन को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट रिजिडली फेसेड कहलाया, दूसरा पार्ट ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड कहलाया, और तीसरा पार्ट प्योरली फ्रीली फेसेड कहलाया। यानी पहला जो पार्ट था अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, दूसरा जो था वो लगभग मुक्त पक्षात्मक, और जो आपका तीसरा था ये पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। और इसकी पद्धति बनाने के लिए जो हमने मेथड यूज किया था वो क्या था, एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड। क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर। और इसके फाउंडर यानी इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। आइए अब नोट से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जो आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैपिंग इन सीसी है, जो आपका कोलियन क्लासिफिकेशन है, इसको कौन बनाया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बनाया था। कब बनाया था, 1933 में बनाया था। कौन से देश ने बनाया था, तो भारत ने बनाया था। इसका टोटल कितना संस्करण आया, तो टोटल इसका 7 संस्करण आया। टोटल इसका कितना संस्करण आया दोस्तों, 7 आया।
इसमें अब इंपॉर्टेंट लगाते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहला एडिशन कब आया। तो पहला एडिशन जो है दोस्तों ये आपका 1933 में आया। पहला एडिशन कब आया? 1933 में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो कि इसका आखिरी एडिशन कब आया। तो आखिरी एडिशन आपका 1987 में आया। पहला कब आया? 1933। आखिरी कितना है? 1987। तीसरा क्वेश्चन याद रखो, पूछता है इन तीनों ये जो संस्करण आया 7 संस्करण, कितना आया? टोटल 7 संस्करण आया। इसको कितने रूप में कितने स्वरूपों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कितने टाइप में इसको डिवीजन किया गया? तो आप बोल देना पहला टाइप, ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया आपका दूसरा टाइप, और ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपका तीसरा टाइप। यानी जो हमारा कोलोन क्लासिफिकेशन था उसके जितने भी 7 संस्करण थे उसको 3 भाग में बांट दिया गया। पहले भाग में आपका 1933 आएगा, 1939 आएगा और 1950 आएगा। इस भाग को हमने नाम दे दिया अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिडली फेसिड। जो आपका दूसरा भाग है ये शुरू होता है 1952 से लेके 1963 तक। 1952 में आया, 1957, 1960 और रीप्रिंट हुआ 1963 में। इसको हम लोग बोलते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। जो आपका तीसरा है दोस्तों ये लास्ट वाला 1987, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली फ्रीली फेस्टेड यानी पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। क्लियर हो गया? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया आपने। और आपसे एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट पूछता है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये 3 क्वेश्चन ही बस इंपॉर्टेंट है। छठा में रीप्रिंट कब हुआ था? तो आप लोग बोलना रीप्रिंट जो है 1963 में हुआ था। किसने दिया? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। कब दिया? 1933 में। कौन से देश से थे? भारत से थे। और इसमें जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो मेथड कौन सा यूज करते हैं? तो एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड यूज करते हैं। और हिंदी वालों आप अपना देख लो, बाकी आप इंग्लिश में याद रखना। एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड हम लोग यूज करते हैं किसमें? आपका कोलोन क्लासिफिकेशन में। और ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। यही कह रहा है कि इसके संस्करणों को 3 स्वरूपों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पता है ना आप लोग को? क्या क्या नाम बताओ तो, जल्दी जल्दी बोलो। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक और पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। रिजिडली फेस्टेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड, ठीक है। क्लियर हो गया? और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्योरली फ्रीली फेस्टेड। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ मैंने यहाँ तक आपको अच्छे से समझा दिया। आइए फिर से पेज ऐड करते हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है, अब जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है इसको क्या करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दोस्तों। जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है इसको क्या करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन? इसको 4 जोन में क्या करते हैं? जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है इसको जो है आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 4 जोन में क्या कर देते हैं? इसको 4 क्षेत्र में क्या करते हैं? 4 जोन में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 4 जोन में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो उनका कोलोन क्लासिफिकेशन होगा उसको क्या करते हैं? वो 4 क्षेत्र में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, क्षेत्र में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे देखो, मान के चलो ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये आपका पूर्णिया है, ये आपका कटिहार है, ठीक है, ये आपका कटिहार है, ये आपका मान के चलो क्या है, ये आपका सहरसा है, इधर मान लो रख लो आप क्या इधर आप रख लो बक्सर है, ये आरा है, पटना है। तो आप लोग बोल देते हैं ना ये गंगा का उस पार वाला क्षेत्र है और ये गंगा का इस पार वाला क्षेत्र है। इसीलिए ना, ताकि हम लोग इजीली बता पाएं, उसी तरह से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वर्गीकरण करने के लिए, अच्छे से हम लोग को समझाने के लिए क्या करते हैं? अपने कोलोन क्लासिफिकेशन को 4 जोन में बांट देते हैं। ये देखो आपका पहला जोन, ये हो गया क्या? आपका फर्स्ट जोन। ये क्या हो गया? फर्स्ट जोन। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका सेकंड जोन। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका सेकंड जोन। ठीक है, ये हो गया आपका फिर से थर्ड जोन। ये क्या हो गया? थर्ड जोन। और लास्ट आपका क्या हो गया? लास्ट आपका यहाँ पे हो गया फोर्थ जोन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने कोलोन क्लासिफिकेशन को कितने पार्ट में विभाजित किया? तो आप लोग तुरंत बोल देना 4 जोन में। कितने जोन में? 4 जोन में। ठीक है, तो पहला जोन के बारे में आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पूछेगा पहला जोन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? पहला जोन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कौन से अक्षरों से दिखाते हैं? तो आप लोग बोल दीजिएगा पहले जोन को हम लोग रोमन के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। पहला जोन में हम लोग रोमन के स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने फर्स्ट जोन यानी पहला क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो अक्षर यूज किया वो कौन सा अक्षर था? तो आप बोलोगे रोमन का छोटा अक्षर। रोमन का छोटा अक्षर क्या होता है? ABCD EF को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रोमन का छोटा अक्षर बोलते हैं।
क्लियर हो गया ये बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आएगा आपका बिब्लियोग्राफी। क्या आएगा? पहले क्षेत्र में उन्होंने क्या रखा? बिब्लियोग्राफी को रखा। किसको रखा? बिब्लियोग्राफी को रखा। बिब्लियोग्राफी को जब उन्होंने रखा तो याद रखते रहना, जो आपका बिब्लियोग्राफी है इनको उन्होंने क्या डिनोट दिया? कौन सा रोमन अक्षर दिया? ए दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पहले क्षेत्र में बिब्लियोग्राफी में, पहला क्षेत्र जो उनका बिब्लियोग्राफी था उसमें उन्होंने बिब्लियोग्राफी को रोमन के कौन से छोटे अक्षर से डिनोट किया? तो आपका जवाब हो जाएगा ए। आपका जवाब हो जाएगा ए। फिर आपसे पूछेगा इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन के पहले क्षेत्र में कौन से रोमन अक्षर से डिनोट किया? स्मॉल के। आपसे पूछेगा पीरियोडिकल को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किससे शो किया था? तो एम से। ठीक है, इसी टाइप से आपसे पूछेगा बताओ बायोग्राफी को किससे से डिनोट किया? तो बायोग्राफी को उन्होंने डिनोट किया था डब्ल्यू से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपसे पूछेगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन के पहले क्षेत्र यानी फर्स्ट जोन में स्पेशल बायोग्राफी को कैसे डिनोट किया था? और ये हिंदी में भी वही होगा, इंग्लिश में भी वही होगा। तो इसको इन्होंने डिनोट किया था Y7 से। Y7 से। अच्छा, Y7 कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखो जो आपका स्पेशल होता है SPECIAL कितना लेटर है? देखो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर। तो इसी वजह से, क्योंकि ये क्या है? स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल है। इसलिए देखिए किसी में नंबर है, आप बोलोगे इसमें नंबर है ना, इसमें नंबर है ना, इसमें नंबर है ना, इसमें नंबर है ना, लेकिन इसमें क्या आएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कितना आता है? 7 आता है। तो इस टाइप से आप ट्रिक से क्या कर सकते हो दोस्तों? याद कर सकते हो। तो स्पेशल बायोग्राफी का जो कोड होगा Y7। ये 7 क्यों आया? क्योंकि स्पेशल में कितना अक्षर? 7 अक्षर। स्पेशल में कितना अक्षर दोस्तों? 7 अक्षर। इसी वजह से यहां पे क्या आ गया? 7 आ गया। एक बार आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। अच्छा, और ये जो दोस्तों हैं इसको हम लोग बोल देते हैं जनरल बिब्लियोग्राफी, इसको हम लोग बोल देते हैं जनरल इंसाइक्लोपीडिया, इसको हम लोग बोल देते हैं जनरल पीरियोडिकल, इसको बोल देते हैं जनरल बायोग्राफी, और ये जो है आपका स्पेशल बायोग्राफी। चलो चलो मेरे साथ फटाफट बोलो कि आपका जो जनरल बिब्लियोग्राफी है उसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या कोड से, कौन से रोमन के लेटर से दिखाया? आप बोलोगे चलो चलो बताओ। जनरल इंसाइक्लोपीडिया को तो स्मॉल के, जनरल पीरियोडिकल को बोलो एम, जनरल बायोग्राफी को बोलो डब्ल्यू, स्पेशल बायोग्राफी को वाई से, और उसके साथ क्या रहेगा बताओ? 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा या 7 रहेगा? बोलोगे SPECIAL है। कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Y7। आया समझ में? आप बोलोगे हाँ। तो पहले जोन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो भी था उसको डिनोट करने का कैसे किया था? रोमन के छोटे अक्षरों से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि स्पेशल बायोग्राफी को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट क्षेत्र यानी फर्स्ट जोन में किस चीज़ से डिनोट किया था? तो Y7 से किया था। क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग सेकेंड जोन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका सेकेंड जोन है इसको डिनोट करने के लिए, इसके स्वरूप को शामिल करने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो यूज किया था वो था आपका इंडो अरेबिक नंबर। इंडो अरेबिक नंबर का डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या किया था? प्रयोग किया था। इसको डिनोट करने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन के सेकंड जोन यानी सेकंड क्षेत्र में क्या यूज किया था? इंडो अरेबिक नंबर 1 2 3 4 5 6 क्या यूज किया था? इंडो अरेबिक नंबर। तो लिखो नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें यूज होता है? सेकंड जोन में होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 हो गया। देखो जो आपका 1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 1 में हमने डाला यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को यानी ज्ञान जगत को। 1 में हमने किसको डाला? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को यानी ज्ञान जगत को। दूसरे में हमने किसको डाला? हमने डाला लाइब्रेरी साइंस को। दूसरे में हमने किसको डाला? लाइब्रेरी साइंस को। तीसरे में हमने किसको डाला? तो तीसरे में हमने डाला बुक साइंस को। किसको डाला? बुक साइंस को। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस हो गया, बुक साइंस हो गया। और चौथे में हमने किसको डाला? तो चौथे में हमने डाला जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को। देखिए मैं आपको याद करवाता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कोलोन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया है? 4 पार्ट में 4 जोन में डिवाइड करके रखा है। पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन। हमने पहला जोन काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, इसको रोमन लेटर से डिनोट किया था। सेकंड जोन को ये इंडो अरेबिक नंबर से डिनोट कर रहे हैं यानी 1 2 3 4 से डिनोट कर रहे हैं। अब याद कैसे रखेंगे? 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है? तो इसको ऐसे याद रखो दोस्तों।
जो आपका इंडो अरेबिक नंबर है, जो आपका इंडो अरेबिक नंबर है, इसमें जो पहला है वो क्या है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्या है आपका दोस्तों, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया, ज्ञान जगत। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज किस में आता है, तो आपका पहले में आता है। अच्छा ये बताओ, ये जो यूनिट है, ये यूनिट कौन सा है, आप बोलोगे 2, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, तो पहले में क्या आएगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। पहला यूनिट हमारा, दूसरा जो यूनिट हमारा यही तो है, ज्ञान जगत। जो हमारा दूसरा यूनिट जो आप पढ़ रहे हो, यूनिट 2, ये क्या है, ये ज्ञान जगत ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले पे ज्ञान जगत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा पहले पे क्या आ जाएगा, ज्ञान जगत। दूसरा यूनिट आपसे पूछेगा दूसरा क्षेत्र का पहला इंडो अरेबिक नंबर क्या है, तो आप लोग बोलोगे अच्छा दूसरा क्षेत्र पूछ रहे हो भाई, दूसरा क्षेत्र, ये तो दूसरा यूनिट का क्वेश्चन है। तो दूसरा यूनिट, दूसरा क्षेत्र, दूसरा यूनिट में पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही पहले नंबर पे आएगा। अच्छा, जो आपका लाइब्रेरी साइंस है, किसमें पढ़ रहे हो, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आप जो पढ़ रहे हो, ज्ञान जगत, ये क्या हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, ना 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 ना, किसमें पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हो। किसमें पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हो। किसमें पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हो। तो दूसरा नंबर पे लाइब्रेरी साइंस। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बोलो। लाइब्रेरी के अंदर बुक होता है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बुक होता है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बुक होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बुक हो गया। चौथा आपका क्या हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अच्छा ये बताओ, लाइब्रेरी के अंदर सबसे अधिक कौन लोग आता है, कौन आता होगा, स्टूडेंट तो आता ही है, लेकिन और कौन आता है, जो 7:30 प्राइम टाइम पे देश में कुछ भी होता है, आज परमाणु युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, करते रहता है। कभी कभी पुराना घटना का जिक्र लेके आ जाएगा, आर्टिकल दिखाएगा, देखिए 1948 में ये हुआ था, 1972 में ये हुआ था। आखिर उनके पास उस टाइम तो डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो उनके पास ये सारा डेटा कहाँ से आता है, तो पुस्तकालय से आता है, पुस्तकालय से आता है, पुस्तकालय से आता है। तो आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखना। चौथा नंबर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, यानी जो लोग मीडिया से होते हैं उनको क्या होता है, उनको ज्ञान चाहिए, तो वो लोग मीडिया वाले, अगर मीडिया में बोलते हैं एंकर बनते हैं, जैसे आप लाइब्रेरियन बनने के लिए लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हो, उसी टाइप से मीडिया बनने के लिए, रिपोर्टर बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मास कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन, जो आपका सेकंड जोन होता है, इसको इंडो अरेबिक नंबर से डिनोट करते हैं। ये हमारा सेकंड जोन है, और हम लोग अभी यूनिट कौन सा पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो आपका पहला हो जाएगा वो हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत। दूसरा, हम लोग यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आज हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी साइंस के क्या है, स्टूडेंट है। तो दूसरे जोन में दूसरा इंडो अरेबिक नंबर लाइब्रेरी साइंस। तीसरा, जो आपका लाइब्रेरी साइंस होता है, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पुस्तक होता है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, पुस्तक होता है। तो तीसरा। और चौथा, लाइब्रेरी के अंदर हम ये सोचेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर पुराना से पुराना घटना का डेटा लेने के लिए कौन आता है, तो आपका मीडिया आता है, रिपोर्टर आता है। तो वो लोग क्या पढ़ के आते हैं, तो जर्नलिज्म और मास एंड कम्युनिकेशन। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक था, मैंने आपको अपना बताया, आप अपना बना सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा जोन। आइए अब हम लोग तीसरे जोन के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका थर्ड जोन होता है, जो आपका थर्ड जोन होता है, इसमें डॉक्टर SR रंगनाथन क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल, जो हमारा पुराने ज़माने से जो लेटर चलते आ रहा है, उसी को ये क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यानी ABCD को क्या करते हैं, A से लेके Z तक ये क्या करते हैं, इसको शामिल करते हैं, A से Z। ठीक है, जो आपका परंपरागत वर्ण है ना, उसी को ये क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ABC होता है ना, ABC, XYZ, ये सबको ये क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद कीजिए, याद लिखिए आप। A लिखो, सबसे पहले A, फिर क्या लिखो, B, फिर क्या लिखो, C। अच्छा बताओ, A का उल्टा क्या, A का उल्टा क्या, बोलो बोलो बोलो, A का उल्टा Z। B का उल्टा क्या, B का उल्टा क्या, बोलो बोलो, Y। C का उल्टा क्या, C का उल्टा X। ऐसे लिख लिया, लिख लिया। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। लिखा, लिख लिया। अब देखो, अब देखो, ये यहाँ पे एक है चिंटू लाल, एक कौन है आपका, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थर्ड जोन, और इसको याद करने के लिए भी सिखा रहा हूँ। थर्ड जोन, थर्ड जोन, ये कौन है, ये है चिंटू लाल। ये कौन है आपका, चिंटू लाल। इसको करना है इंजीनियरिंग। क्यों, क्योंकि ये सोचता है कि मैं बड़ा होके बनूंगा इंजीनियर, और इंजीनियर बन के खूब पैसा छपाऊँ, खूब पैसा छापूंगा। ये इंजीनियर बनना चाहता है, बिहार सरकार में बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, सोचता है खूब पैसा कमाएंगे, गांव में नौकरी करेंगे, गांव से आएंगे, गांव से ऑफिस जाएंगे। गांव में नौकरी कहाँ करना चाहता है, ध्यान देना, गांव में करना चाहता है। और गांव में जानते ही हो,
गांव में कोई भी काम होता है तो इतना आसानी से होता है, पूरा मारपीट सब हो जाता है। खास करके ही पता चल जाए कि मेरा पटीदार इंजीनियर बन गया है तो, और भी असिस्टेंट इंजीनियर बन गया है तो सोचो, अब वहां का लोग काम करने देगा नहीं। लेकिन ये चिंटू लाल इंजीनियर बनना चाहता है अपने गांव में। तो देखिए, अच्छा ये इंजीनियर बनना चाहता है तो कौन सा विषय लेगा बताओ? बायो लेगा क्या? ये बायो लेगा कि कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा? बोलो। आप बोलोगे नहीं, ये क्या लेगा? तो ये सबसे पहले तो इसको 12th में लेना होगा साइंस। क्या लेना होगा 12th में? साइंस। क्या ये अगर इसको इंजीनियर बनना है तो ये 12th में अगर आर्ट्स ले लेगा तो इंजीनियर बनेगा ना, कॉमर्स ले लेगा तो बनेगा ना, साइंस ले लेगा तो बनेगा, साइंस लेगा बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो साइंस। ये इंजीनियर बनना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे ए पे आपने क्या लिख दिया? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। अच्छा, जब इसने साइंस लिया, साइंस स्ट्रीम चूज किया, तो क्या क्या रखेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? आप बोलोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायोलॉजी लेके तो बउआ डॉक्टर बन जाएगा। तो यहां पे अब आप क्या लिखोगे? अच्छा, इंजीनियर जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स? बोलो। तो आप बोलोगे इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी विषय होता है वो होता है मैथमेटिक्स। तो आपने क्या किया? यहां पे मैथ रख दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी विषय, उसके बाद आप लोग बोलेगे फिजिक्स। बउआ सिविल इंजीनियर बनना चाह रहा है ना, तो बेंडिंग जो फोर्स वगैरह होता है, जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, ये सब कैसे कैलकुलेट करेगा? तो फिजिक्स अच्छा रहेगा तभी तो बताएगा कि फोर्स इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो इस चिंटू लाल ने क्या किया? इनको इंजीनियर बनना था तो इसने क्या किया? साइंस विषय लिया 12th में, और साइंस में कौन सा स्ट्रीम लिया? मैथ और फिजिक्स। ठीक है, तो आपका एबीसी भर गया। एबीसी भर गया ना, इस कहानी को याद रखना। अच्छा, एबीसी आपका बढ़ गया, नेचुरल साइंस ले लिया, मैथ ले लिया, फिजिक्स ले लिया। अब उसका दाखिला कहाँ हो गया? इंजीनियरिंग कॉलेज में। चिंटू लाल पूरा खुश होकर कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। जब वो कॉलेज जा रहा है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब वो कॉलेज जा रहा है, कॉलेज पहुंच चुका है, कॉलेज जब वो जा रहा है तो उसको पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि देखो वो भविष्य का क्या है? भविष्य का वो बिहार का असिस्टेंट इंजीनियर बनने जा रहा है। तो उसको इकोनॉमिक्स का भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो कैसे एस्टिमेटिंग करता है, कैसे कॉस्टिंग करता है, कैसे वो खर्च करेगा, उसको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, पास हो गया, और अब वो बन गया इंजीनियर। और इंजीनियर बन के उसका पोस्टिंग कहाँ हो गया? गाँव में हो गया। तो अब उसको क्या करना है? गांव के लोगों से डील करना है। तो इसके लिए बिहार सरकार उसको क्या करती है? ट्रेनिंग देती है। और किस चीज का ट्रेनिंग देती है? तो समाज का ज्ञान देती है, यानी सोशोलॉजी। सोशोलॉजी समझ में आया? अब ये गांव जाता है, कहता है मेरे पास तो अब डिग्री है, नौकरी है, समाज का ज्ञान भी है, लेकिन समाज में कौन रहता है? समाज में तो कुछ बदमाश लोग भी तो रहते हैं। ये बेचारा काम करता है, इसके काम में रंगा डालने आ जाता है। तो इसको कानून का भी जानकार होना चाहिए, यानी ये चिंटू लाल लॉ के बारे में भी पढ़ता है। अब तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया, ये तो मजाक की बातें हैं, आप इसको याद कर लेना। जैसे भी करना होगा स्टोरी से करोगे तो याद हो जाएगा, वरना आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो जो आपका थर्ड जोन था, इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ए में रखते हैं नेचुरल साइंस को, बी में रखते हैं मैथ को, सी में रखते हैं फिजिक्स को, एक्स में रखते हैं इकोनॉमिक्स को, वाई में रखते हैं सोशोलॉजी को, जेड में रखते हैं लॉ को। कैसे याद रखेंगे? एक हमारा इंजीनियर था, उसने इंजीनियरिंग करने के लिए क्या चूज किया? साइंस चूज किया। साइंस चूज करने के बाद उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो 12th में क्या लेगा? मैथ लेगा, फिजिक्स लेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, ताकि वो अच्छे से सारे चीज़ का एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग वगैरह कर पाए। उसके बाद इंजीनियर बन गया तो उसको सामाजिक ज्ञान यानी सोशोलॉजी भी पढ़ाया गया, ताकि उसको समाज के बारे में भी पता हो। और फिर लास्ट में उसको लॉ भी पढ़ाया गया। तो ये हो गया आपका थर्ड जोन। और लास्ट जोन जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन में दिया था, ये उतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है। इसमें आप लोग बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो आपका फोर्थ जोन होता है, इसमें हम लोग न्यू मेथड को इंक्लूड करते हैं। जो आपका फोर्थ जोन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? न्यू मेथड को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसमें एक बता देता हूँ, जैसे अगर आपसे कभी भी पूछे मूल्यांकन तकनीक, क्या पूछा है? मूल्यांकन तकनीकी किस में आता है? तो आप लोग बोल देना ये आता है आपका फोर्थ जोन में, मूल्यांकन तकनीकी। आपसे पूछ देगा कि जो आपका प्रशासन का रिपोर्ट होता है, वो किसके अंदर आता है? तो ये भी आपका आता है, प्रशासन का जो भी रिपोर्ट होता है ये भी आता है आपका फोर्थ जोन में। क्या इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा रिविजन कर दें। अच्छा,
सेशन अच्छा लग रहा है? लाइक करोगे? कर दो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखो, अब मैं पहले आपको रिवीजन करवा देता हूँ, फिर नोट्स के बारे में बताऊंगा। तो हमने यही बात किया ना कि जो आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है इसका यानी कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी का फुल फॉर्म कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में हुआ था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसको बनाया था। इसका टोटल 7 संस्करण आया था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1933, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960 और जो आपका छठा रीप्रिंट हुआ था कब हुआ था? 1963 में। और जो आखिरी आया था 1987 में। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में, जिसमें एक को बोलते हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक यानी रिजिडली फेसेट, एक को बोलते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेट, और तीसरे को क्या बोलते हैं? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक यानी लास्ट वाला। ठीक है, फिर हमने क्या क्या बताया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया? फर्स्ट जोन को डिवाइड किया। फर्स्ट जोन को जब इन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जोन में इन्होंने क्या किया? रोमन के छोटे अक्षरों को शामिल किया यानी ABCD। इसमें इन्होंने जनरल बिब्लियोग्राफी को A से, जनरल इंसाइक्लोपीडिया को K से, जनरल पीरियोडिकल को M से, जनरल बिब्लियोग्राफी को W से, स्पेशल बिब्लियोग्राफी को Y7 से। Y7 क्यों? स्पेशल में 7 आता है इसलिए याद रखना। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड जोन के बारे में। जो आपका सेकंड जोन होता है इसमें इन्होंने क्या किया? इंडो अरेबिक नंबर का यूज किया। देखो 1 2 3 4। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आया, ज्ञान जगत, क्योंकि हम लोग ज्ञान जगत पढ़ रहे हैं इसीलिए ज्ञान जगत आ गया। फिर हमने लाइब्रेरी, जो आपका ज्ञान जगत है वो क्यों पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी साइंस की वजह से पढ़ रहे हैं। ज्ञान लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक होता है। और चौथा आपका मास कम्युनिकेशन। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस, जर्नलिज्म एंड मास एंड कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? फिर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? थर्ड जोन के बारे में बात करते हैं। जो आपका थर्ड जोन होता है इसमें हम लोग परंपरागत वर्णों का यूज करते हैं। जैसे A रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल साइंस को, B मैथमेटिक्स, C फिजिक्स, X आपका इकोनॉमिक्स, Y सोशियोलॉजी, Z लॉ। आपको जो मैंने ट्रिक बताया वैसे भी आप कर सकते हो, अपने मन से भी कर सकते हो। और लास्ट जोन आपका फोर्थ जोन, इसमें हम लोग नवीन विधियों का क्या करते हैं? समावेश करते हैं। इसमें सम्मेलन तकनीक, मूल्यांकन तकनीक, प्रशासन रिपोर्ट वगैरह आता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास नोट्स चाहिए, ये जो आप पढ़ रहे हो तो इसका आप नोट्स भी बनाइए। 9430851094 पे आप नोट्स निकाल सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। ये नोट्स का प्राइस हो जाएगा आपको 169 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों नोट्स बनाने में, इसलिए हम नोट्स फ्री में नहीं दे सकते हैं। और मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ क्योंकि देखिए मेरा राइटिंग कैसा है। ठीक है, बट नोट्स जो है आपका एक भी चीज़ इसमें गलत नहीं मिलेगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको 3-4 बार प्रूफ रीडिंग भी करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मैपिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मैपिंग के बारे में यानी चित्रांकन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं मैपिंग के बारे में यानी चित्रांकन के बारे में। ठीक है, मैपिंग के बारे में बात करते हैं यानी चित्रांकन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो आपका चित्रांकन करने के लिए, मैपिंग करने के लिए क्या करते हैं? 5 फंडामेंटल कैटेगरी देते हैं। क्या देते हैं? 5 फंडामेंटल कैटेगरी देते हैं। क्या देते हैं? 5 फंडामेंटल कैटेगरी देते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन मैपिंग करने के लिए 5 फंडामेंटल कैटेगरी देते हैं, यानी पांच मूलभूत श्रेणियां देते हैं। 5 मूलभूत श्रेणियां देते हैं। ठीक है, 5 मूलभूत श्रेणियां देते हैं। और वो 5 मूलभूत श्रेणियां क्या था कोलन क्लासिफिकेशन में, मैपिंग में? याद रखना, याद रखो। पहला P, क्या रखो? PM। PM कहाँ है? PM ईस्ट में। PM कहाँ है? ईस्ट में। PM किधर है? ईस्ट में। यही 5 मूलभूत दिए थे श्रेणियां। PM किधर है? ईस्ट में। याद रखो। कैसे याद रखोगे? PM ईस्ट में, PM ईस्ट में, PM ईस्ट में, PM ईस्ट में। बोलो 5 बार। PM किधर रहते हैं? PM। प्राइम मिनिस्टर किधर रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ईस्ट में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर किधर रहते हैं? ईस्ट में रहते हैं। P रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सनालिटी को यानी व्यक्तित्व को। P रिप्रेजेंट करता है व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को। M रिप्रेजेंट करता है मैटर को यानी पदार्थ को। E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को यानी ऊर्जा को। S रिप्रेजेंट करता है स्पेस को यानी स्थान को। T रिप्रेजेंट करता है आपके टाइम को यानी समय या काल को। समझ में आया? मैपिंग करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन में 5 मूलभूत श्रेणियां देते हैं यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरियां देते हैं। और वो कौन कौन सा था? तो PM जो है ईस्ट में है। PM जो है ईस्ट में है। P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय और काल। PM किधर है? ईस्ट में।
क्लियर हो गया इतना बात? आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ हमको यूज़ हो गया। अब देखो इसमें जो सबसे मेन चीज़ बात है, इसमें टोटल सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन और सिक्स्थ एडिशन आता है, ठीक है। तो ये याद रखना PMEST, PMEST ये आया कब? सेकेंड एडिशन। ये कब आया? सेकेंड एडिशन। उसके बाद देखो ये पूछेगा इस टाइप से कब आया था, तो आप लोग बोल देना थर्ड एडिशन। कब आया था? थर्ड एडिशन, ठीक है। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु। ये कब आया था आपका? फोर्थ एडिशन। और यहाँ पे फिर से कॉमा, यहाँ पे फिर से ये कब आया आपका? सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन हो गया। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताओ आपको क्रमबद्ध सजाना है। यहाँ पे P है, A, B पे यहाँ पे T है, C पे यहाँ पे आपका क्या है? E है, D पे यहाँ पे क्या है आपका? D पे यहाँ पे आपका M है, और आपका E पे यहाँ पे क्या है? E पे यहाँ पे क्या है बताइए? E पे यहाँ पे आपका S है। आपको इसको क्या करना है? इसको क्रमबद्ध सजाना है। यानी डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी दिया था मैपिंग के लिए, वो क्या दिया था? इसको आप क्रमबद्ध सजा के भेजोगे, किसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको आप सजा के कमेंट करना, इसको सजा के आप लोग क्या करना? कमेंट करना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो हम लोग अपने नोट्स पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन को क्या किया था? 5 फंडामेंटल कैटेगरी में बांटा था। और वो 5 मूलभूत श्रेणी क्या था? PM जो है वो कहाँ है? ईस्ट में। PM कहाँ है? ईस्ट में। P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय काल। और ये जो है आपका PM ईस्ट है, ये आपका सेकेंड एडिशन। ये देखो ये वाला थर्ड एडिशन, ये जो कॉमा, फिर ये वाला 2 डॉट, फिर बिंदु बिंदु, ये फोर्थ एडिशन। मुझे आई थिंक ये नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर ये जो है आपका सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट कर देंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दो, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं आएगा, 30 मिनट का आएगा। 30 मिनट में आपका ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहोगे तो मैं काफ़ी तेज़ी से आपका सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले।